नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मैं आपका दोस्त विवेक बहुत्रा और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके इस अपने चैनल जिसका नाम है टॉक्स विद विवेक बहुत्रा। दोस्तों, आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच हैं और एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भोपाल शहर की 2 ऐसी जानी-मानी अधिवक्ताओं से, जो पिछले 17-18 वर्षों से वकालत के क्षेत्र में, एडवोकेसी के प्रोफ़ेशन में महिला अपराधों पे काम करती हैं। महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रकरण होते हैं, जितने भी केसेज़ हैं, जितने भी तरह के प्रचलन में अपराध हैं, जिन पे सब सरकार, समाज जिनको रोकथाम की बात करती है, उनको लेकर काम करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न समाज के संगठनों में, एनजीओज़ के माध्यम से भी अपनी सेवाएँ देकर महिला अपराधों की रोकथाम के लिए काम करती हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ अनीता सिंह जी और राखी कुशवाहा जी, ये नमस्कार। दोनों आज के हमारे अतिथि हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से हम देश में आए दिन हम देखते हैं कि महिला अपराधों में संख्या बढ़ती जा रही है और महिला अपराधों को लेकर सरकार, और प्रशासन इतना सख्त है, उसके बाद भी अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। और इनकी रोकथाम के लिए हम किस तरह से उपाय करें और किस तरह के कदम उठाएँ और कानून में इसका क्या क्या प्रावधान है और कानूनी क्या इसमें हम लोग उपाय कर सकते हैं? बेसिकली आज हमारा विषय ये है। तो मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ। स्वागत है। और आज हम लोग आपसे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। इन बहुत सेंसिटिव विषय है, लेकिन मैं शुरुआत थोड़ा-सा पीछे जाके करूँगा क्योंकि एक एडवोकेट बनने से पहले आप एक महिला हैं और मैं जितना जानता हूँ आप सामान्य परिवारों से आते हैं। तो उन परिस्थितियों में आपने आपने एक साधारण महिला से एक सक्षम एडवोकेट का सफ़र कैसे तय किया? थोड़ा-सा आप इसके बारे में हमको बताएँ। पहले आप बताएँ, फिर आप भी बता दीजिए। थैंक यू विवेक जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मतलब जब मध्यम वर्ग से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरे 5 भाई-बहनों में मैं हूँ एक। तो जब मैं छोटी थी तो मैं 9th तक मेरी पढ़ाई हुई और उसके बाद मेरे माता-पिता ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी, क्योंकि हमारी दादी के यहाँ पे ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था और बस 17-18 साल में उनकी शादियाँ कर दी जाती थी। तो मुझे भी बस यही कहा गया कि आप घर के काम सीखो और अब शादी की तैयारी करेंगे कर। मैंने बहुत जिद करी कि मुझे पढ़ना है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं-नहीं बस अब हो गया, क्योंकि 9th 10th तक उस टाइम लड़कियों को हमारे यहाँ पढ़ाते थे। फिर मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई। मेरी क्या बोलते हैं सगाई कर दी गई और सगाई में क्योंकि लड़के वालों ने ये कहा कि लड़की 10th पास होती तो ठीक रहता, तो फिर मेरा प्राइवेट फॉर्म भरवा के 10th करवा दिया और मेरी शादी कर दी गई। देखिए, कहीं न कहीं मेरे अंदर पढ़ने की वो इच्छा थी, उत्साह था कि मुझे पढ़ना है। तो शादी के बाद भी मैंने अपना प्राइवेट फॉर्म भर के और 12th किया, फर्स्ट ईयर करा, सेकंड ईयर करा और ये फिर सारी पढ़ाई शादी की बात की आपने? जी, मैंने शादी की बात करी और उसके बाद फिर मेरी बेटी हुई तो फिर मेरी फिर पढ़ाई रुक गई और फिर मेरी एक बेटी के बाद फिर दूसरी बेटी हुई, फिर मेरी पढ़ाई रुक गई। लेकिन कहीं न कहीं इच्छा वो जो अंदर थी पढ़ने की, क्योंकि मुझे कुछ बनने की जो इच्छा थी तो फिर वो बनी रही। तो फिर मैं जब मेरी दूसरी बेटी जब मेरी 2 साल की 3 साल की हो गई और जब वो स्कूल जाने लगी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे फिर से अपनी पढ़ाई को चालू करना चाहिए और मैंने फिर से फाइनल किया और फिर से मैंने एलएलबी किया, एलएलएम किया, पीजीडीसी किया और फिर मैं उसके बाद वकालत के क्षेत्र में आई। तो मैं 2007 से कोर्ट भोपाल कोर्ट में करीबन 17-18 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और उसके साथ-साथ ही मैंने गैर सरकारी जो संगठन है एनजीओ, उनके माध्यम से महिला सशक्तिकरण और जातिगत आधार पे जो अत्याचार होते हैं उस पर और संवैधानिक मूल्यों पे काम करना शुरू किया और अभी मैं उन पे काम कर रही हूँ। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि शादी हो चुकी थी आपकी और शादी के पहले जो आपकी पढ़ाई थी, वो आई थिंक ग्रेजुएशन से पहले की बात है। आई थिंक 10वीं या 12वीं में तक थे उस समय आप, शादी से पहले। तो हाँ। ये आपको किसी ने मोटिवेट किया था या आप जैसा बता रहे हैं आपकी आपकी आप मतलब अंदर से आपको ये लगा कि आपको आगे पढ़ना चाहिए? हाँ, क्योंकि मैंने देखा है महिलाओं की स्थिति, क्योंकि
ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई सिर्फ़ जॉब के लिए हो। पढ़ाई करने से आपका मानसिक विकास होता है, आपको आगे अच्छा और बुरे की समझ आती है और आप बहुत अच्छा आगे कुछ कर पाएँ इसके लिए आपको पढ़ाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मैं कोई जॉब करूँ, लेकिन मुझे ये था कि मुझे आगे बस पढ़ना है और कुछ एक अपनी पहचान बनानी है। तो इसलिए मैंने उसमें पढ़ाई करी। बेसिकली आपका ये कहना है कि शिक्षा वो माध्यम है कि हम कमाने की या कुछ अर्न करने का ना सोचते हुए, एक व्यक्ति अपने आप में एक पूर्ण व्यक्ति तब बनता है जब वो शिक्षित होता है, बेसिकली आपका ये कहना जी, है। जी। तो जब हमारे ये दर्शक ये आपकी जो ये बात सुन रहे हैं, तो आई एम श्योर कि वो इस बात को पॉजिटिवली लेंगे और इतनी सारी महिलाएँ इस वीडियो को देखने वाली हैं। तो आपकी ये जो बात है कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ़ कमाने के लिए या कुछ अर्न करने के लिए हम करें, पर अगर हम शिक्षित होते हैं, तो ना सिर्फ़ हम कुछ सीखते हैं बल्कि हम अपने आप में एक पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं और एक व्यक्ति को शिक्षित होना ही चाहिए। शिक्षा का महत्व आपने बताया बेसिकली। तो जैसे आपने जो बात बताई, तो क्या आप भी इस तरह की विचार में सहमत हैं या आपका बिल्कुल, कुछ अलग बिल्कुल। मानना है या नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और जैसा ये अनीता जी ने बताया कि मतलब ये मेरा एजुकेशन तो ऐसा था कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी ग्रेजुएशन तक, उसके बाद मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो उसके मैं फिर आगे पढ़ने की इच्छुक तो थी बट मेरे पिताजी थोड़ा-सा उनका सोच ऐसी थी कि नहीं-नहीं लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, तो उन्होंने ना मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट काफ़ी मिला, उन्होंने मुझे ना अपना लॉ कंप्लीट करने के लिए बोला और मैंने उसके बाद मैंने अपनी पूरी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करी और आज आपके सामने मैं एक एडवोकेट के रूप में मौजूद हूँ। और जो अनीता जी बोल रही हैं कि महिलाओं का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मेरा भी यही मानना है कि पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि महिलाएँ एक मतलब पूरे जो है एक महिला एजुकेशन प्राप्त करती है, शिक्षा प्राप्त करती है, तो वो पूरे परिवार को है ना आगे बढ़ाना चाहती है। उससे पूरे समाज का विकास हो जाता है, एक अकेले उसका ही नहीं होता है। मेरा तो ऐसा मानना है। नहीं, बिल्कुल आपका जो विचार है, मुझे लगता है कि देश की जितनी भी महिलाएँ इसको इस वीडियो को देख रही हैं, जो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ी या जिन्होंने शिक्षा को आधार बना के अपना विकास किया, इस विचार के आधार पे ही किया होगा क्योंकि शिक्षित होना एक व्यक्ति के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि उसका अधिकार भी है। अगर हम शिक्षा का अधिकार का इस्तेमाल ना करें और शिक्षा से वंचित रह जाएँ, तो हम बहुत सारी मानवीय मूल्यों से मानवीय जो जो आवश्यकताएँ हैं, उनसे भी हम कहीं न कहीं वंचित हो जाते हैं। जी। तो शिक्षा तो एक बहुत ज़रूरी जो हम कह सकते हैं कि एक जीवन का अंग है, अभिन्न अंग है। जैसे खाना और जीवन की और भी चीज़ें हैं, तो वो शिक्षा भी उसका एक एक अभिन्न पार्ट कह सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आप लोग आप दोनों ही जो हमारे अतिथि हैं, आप दोनों ही पिछले 17-18 साल से वकालत के पेशे में हैं और जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। जी, जी। तो जो भोपाल में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपने आज तक क्योंकि विशेष रूप से आप लोग महिला अपराधों पे ही काम करते हैं, महिलाओं से संबंधित प्रकरण ही देखते हैं। तो किस तरह के प्रकरण आपको लगता है कि ज़्यादा आपके पास आते हैं? किस तरह के अपराध ज़्यादा हो रहे हैं अभी आज की डेट में? तो वो आप मुझे थोड़ा बताएँ क्योंकि आप लोगों के सामने ज़्यादा चीज़ें आती हैं ये। अ, तो जब मैं कोर्ट में आई तो क्योंकि मैं बिजली कंपनी के पैनल में अधिवक्ता के रूप में जुड़ी और मैं कोर्ट में आई और मेरा काम बिजली कंपनी के केसों को देखना था। लेकिन धीरे-धीरे मुझे वो समझ में आई जो महिलाओं की जो पीड़ा है कि वो जो घरेलू हिंसा और जो व एक 125 क्योंकि उनको क्या है कानून की जानकारी नहीं होती है और उनके पास पैसों का भी प्रॉब्लम होता है तो इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें झेलती रहती है और नहीं कर पाती वो आगे। तो फिर धीरे-धीरे मेरा रुझान उसमें हुआ और मैं फैमिली कोर्ट के केसों को देखने लगी और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि अगर कोर्ट में जल्दी उनके केसों का निराकरण हो जाए तो क्योंकि महिला आ तो जाती केस लगा देती है लेकिन 3-3 महीने की डेट लगती रहती है और 4-4 महीने की डेट लगती है तो वो इतना हताश हो जाती है, इतना परेशान हो जाती है कि न्याय से उनका विश्वास हट जाता है। तो मैं तो एक यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा उनको जल्दी न्याय मिले और थोड़ा उनको कानून की जानकारी भी मिले। तो अभी मतलब मेरा प्रश्न ये है कि किस तरह के ज़्यादा प्रकरण आपके सामने आ रहे हैं महिलाओं के संबंध में? मतलब किस तरह की हिंसा आपको लगता है कि ज़्यादा हो रही है आज आज की डेट में महिलाओं के संबंध में? एक तो जातिगत जो अत्याचार है, वो महिलाओं के साथ ज़्यादा होते हैं और दूसरा घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा आपको लगता है घरेलू घरेलू हिंसा ज़्यादा हो रही है? जी। मतलब घरों के अंदर आपको लगता है कि
हिंसा ज़्यादा है अन्य जगहों को छोड़ के। जी, घरों में भी हिंसा का थोड़ा-सा मात्रा बढ़ गई है, ऐसा जी, लगता है जी, आपको? तो मेरा जैसे प्रश्न आपसे था, मैं आपसे भी थोड़ा जानना चाहूँगा राखी मैम कि जो किस तरह के अपराध आपको लगता है कि अभी अ, वर्तमान में ज़्यादा आपको आपके सामने आ रहा है एज़ एन एडवोकेट? नहीं, अनीता की बात में सहमत हूँ क्योंकि आजकल घरेलू हिंसा वाले मामले बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ आ गया है। रहे होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को शायद जानकारी नहीं हो पाती है कि उनके कानूनों के बारे में अपने इसकी कि मुझको करना क्या हैगा। तो उनको पता नहीं होता तो वो अपने मतलब इस चीज़ का वो ना बोल नहीं पाते होंगे, किसी को अच्छा, बता नहीं ओके पाते मतलब होंगे। आपका मतलब ये है कि बेसिकली कि जो उनके साथ हाँ, घटनाएँ होती हैं, कई बार वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बिल्कुल। लोगों तो को और अपने उन्हें आप में ही कहीं न कहीं अंदर ही अंदर उनको एक समस्या उनके अंदर बनी रहती है। जी, जी, उन्हें थोड़ा-सा है ना कानून के बारे में पता होए, तो वो अपने ऊपर भी ना कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, अपना ना बता सकती है, एक्सप्लेन कर सकती हैं जाके कि हमारे साथ ये हो रहा है। और ये जैसे बताएँ मेंटेनेंस के भी मामले बहुत ज़्यादा है ना अभी समय आ रहे हैं। क्या होता हैगा कि पति अपनी पत्नी को छोड़ देते हैंगे, लेकिन उनके पास ना तो उनके ना भरण-पोषण का कोई रहता हैगा, ना वो इतना काम कर पाते होंगे उनके क्योंकि जब शादी हो जाती है तो शायद वो घरवालों या पारिवारिक ज़िम्मेदारी के कारण वो अपना उसी में दायित्व निर्वाह करती रहती होंगी। तो जब उनका भरण-पोषण नहीं हो पाता है तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों के पास जो केस आता है तो हम लोग उसको लगाते हैं। लेकिन उसमें भी थोड़ा-सा देरी हो जाती रहेगी और मेरा तो यही कहना है कि इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके बारे में जो भी होगा मैं तो बिल्कुल जैसे आपने बताया कि घरेलू हिंसा की बात आपने की, आपने कहा कि जैसे अगर एक पति पत्नी को छोड़ देता है, तो कई बार भरण-पोषण का भी एक विषय उठता है जी, कि भाई छोड़ दिया, लेकिन उनकी देख-रेख होना, उनकी जो आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिए तो दायित्व पति का ही बनता है। ये जी, तो कानूनी बात हुई। बट मेरा आपसे एक दूसरा प्रश्न भी है। प्रश्न मेरा ये है कि जैसे आप और मेरी कई और जो मेरे परिचित हैं अधिवक्ता साथी, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो मैंने उनसे और व्यक्तिगत मेरा भी अनुभव है कि जो वर्तमान में जो फैमिली मैटर्स जो बढ़ रहा है, जो मैट्रिमोनियल जो पारिवारिक जो विषय मुद्दे ज़्यादा आज की डेट में देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि आजकल वैवाहिक संबंधों में बहुत जल्दी खटास आ जाती है, बहुत जल्दी विवाद होने लगते हैं और बहुत जल्दी लोग एक रिश्तों को आगे बढ़ाने के ज़्यादा कम प्रयास हो पाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं कि इसको खत्म कर दिया जाए। तो बेसिकली क्या मानसिकता आपको लगता है कि इसके पीछे है कि मतलब इसमें कौन आपको क्या गलती दिखती है? कौन आपको ज़्यादा गलत दिखता है इसमें, इन सब चीज़ों में? इसमें ये नहीं कहेंगे कि लड़की की गलती है कि लड़की की गलती है क्योंकि क्या रहता है कि एक दूसरे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और सुनना बहुत जरूरी है और आज के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है वो आपस में एक दूसरे को समझते नहीं है सुनते नहीं है इस कारण भी प्रॉब्लम होती है हुँ, तुरंत लड़ाई झगड़ा हुआ तुरंत या फिर उनके जो लड़की के जो मायके वाले हैं, वो इसमें हस्तक्षेप करते हैं कि लड़की ने तुरंत कॉल करा और फिर वो अपना वहां से पेरेंट्स ने क्या सलाह दी या फिर अगर सही सलाह भी दी तो लड़की नहीं मान रही है ना तो उस कारण भी लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर लड़का है तो लड़का पत्नी को अगर समझे सुने और दोनों आपस में एक सामंजस्य बनाए तो मुझे लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा मतलब लेकिन अगर बेहतर तालमेल रहे तो रिश्ते में ये जो इस तरह के जो विवाद हो रहे हैं आजकल, मुझे जी लगता है उनमें कमी आ सकती है। जी, जी, क्योंकि पहले अरेंज मैरिज होती थी तो उसमें भी एक दूसरे को समझने के लिए काफी टाइम लगता था 3 से 4 साल 5 साल तक एक दूसरे को समझने में निकल जाता था और फिर बाद में आगे लाइफ बहुत अच्छी चलती थी लेकिन अभी लव मैरिज भी हो रही है समझ भी रहे हैं लेकिन फिर सुनने की क्षमता नहीं है उस कारण भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हाँ, जो बिल्कुल, कहीं न कहीं आप मतलब जो आपके विचार हैं, तो मैं भी इससे कहीं न कहीं इत्तेफ़ाक रखता हूँ। बट आपको क्या लगता है कि ये जो बात मैडम बता रही हैं, आपकी नज़रों में भी ये इस जी, तरह की चीज़ें ही हाँ, कारण बन रही हैं क्या आजकल बिल्कुल, विवादों की? बिल्कुल यही बन रहा है क्योंकि क्या है सहनशीलता खत्म होती जा रही है कि आप जैसे बता रहे हैं कि दोनों वर्किंग रहते हैं, अगर व्यक्ति बाहर जाता है, काम करता है, घर आता हैगा, तो उनके मतलब उनको मानसिक और शारीरिक इतनी थकान हो जाती है कि वो आपस में टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाते होंगे। जब आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो आप एक-दूसरे को समझेंगे कैसे? और दूसरी बात मेरे नज़रिए से तो ये भी है कि जो विवाह की परिपाटी थी, एक प्रकार से उसपे भी थोड़ा-सा असर पड़ रहा हैगा इस चीज़ का। जो पहले से जो पूरे संस्कार जैसे चलते चले आ रहे थे, उसमें भी थोड़ी-सी कमी आई हैगी। जो मैं देख रही हूँ अभी जो मैट्रिमोनियल केसेस वगैरह आते हैं, उसके हिसाब से देख के तो मुझे तो ऐसे ही लगता है।
अच्छा, लेकिन मैं ये मैं चाहूँगा मैडम आपसे कि आप 2 शब्दों में हमारी ऑडियंस को, जो हमारे कपल्स, हमारे जो वैवाहिक जो रिश्तों में जो लोग हैं, वो जो इस चैनल को देख रहे हैं वीडियो को, तो उनको आप 2 लाइन बता दें कि आपको क्या लगता है कि रिश्तों को हम कैसे आगे और अच्छे से बढ़ा सकते हैं? कि क्या उनको 2-3 मूल मंत्र मिल जाएँ? मैं चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। मतलब मेरा तो यही मानना है कि जैसे कि लड़की आजकल लड़कियां पढ़ी और जॉब वाली मांगते हैं, लड़का भी नौकरी वाला हो, सभी को ये चाहिए कि लड़का भी जॉब वाला हो। तो जब दोनों जॉब पे जाते हैं और दोनों आते हैं तो मुझे लगता है कि दोनों को मिलके घर का भी काम वो निपटाना चाहिए। ये ना कि हस्बैंड जाके टीवी देखने लग जाए या पेपर पढ़ने लग जाए और वाइफ जाके अपना हाथ धो के बात रसोई में जाके काम करे। उससे भी क्या होता है, एक झंझलाहट और एक गुस्सा रहता है पत्नियों के अंदर। और दूसरा ये रहता है कि अगर फैमिली का प्रेशर है लड़की के ऊपर, तो लड़के की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी फैमिली को समझाए, क्योंकि लड़की बोलेगी तो शायद उनको इतना नहीं समझेंगे या इतना नहीं मानेंगे। तो लड़के की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने फैमिली को समझाए और उनको लड़की से भी बात करे और दोनों मिलजुल के आपस में काम करे। अगर नहीं कर पा रहे तो वो कोई ऐसे काम के लिए रख ले कि वो उनका काम इजीली निबट जाए, तो वो थोड़ा सा मतलब दोनों के लिए अच्छा रहेगा और लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और एक दूसरे को सुने और समझे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक मुझे ऐसा दूसरे लगता की है। भावनाओं को समझे हाँ तो ज्यादा अच्छा है। मतलब जी। बेसिकली हम ये कहें कि सहनशीलता एक बड़ा विषय है कि सहनशीलता होनी चाहिए जी। कि भाई हम ये नहीं कि कोई बात हुई और हमने एक्शन ले लिया। जी। एक विषय आप ये दूसरा ये कहते हैं आप कि एक दूसरे को हेल्प करें और एक दूसरे के साथ जो तालमेल के जो बेसिक रूल्स हैं उनको हम अपना के चलें। क्योंकि मेरे पास एक केस आया था कि लड़की भी इंजीनियर थी और लड़का भी इंजीनियर था। लड़का भी 2 के समथिंग कमाता था और लड़की भी 2 के समथिंग कमा, लेकिन घर वालों का ये था कि लड़की आके अपना ऑफिस से काम करेगी और लड़का एक गिलास भी नहीं उठाएगा। और फिर जब लड़की को गुस्सा आता था तो बोलते थे कि इसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है और ये मानसिक रूप से वो है। तो अब क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी है, जॉब के कर रही है, तो उसको भी पूरा ऑफिस में वर्क देना है, सब करना है। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़े की स्थिति आ जाती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये सामंजस्य बनाए घर के लोग भी और हस्बैंड वाइफ भी, तो दिक्कत नहीं हाँ, आएगी। ऐसा ना हो कि महिलाएं काम से फिर काम पे आए, हाँ, ऐसा ना हो। अच्छा, ये एक बड़ी बात आई सामने कि काम से काम पे ना आए। जी। ऐसा हो कि काम से घर ही आए वो और हम्म, घर पर आकर उनको लगे कि हाँ अब हम घर आ हम गए हैं। घर आ गए, हाँ, बिल्कुल अच्छा, सही बात। तो ये तो एक हमारी एक अलग बात पहुंच गई थी। मैं आपसे वापस उसी पे विषय पे आऊंगा जो हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप हम सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हम न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक पेपर में आपको 2-3 ऐसी खबरें ज़रूर मिलेंगी, जिसमें कहीं कोई रेप की घटना हो जाती है, कहीं कोई शादी का झांसा देके शोषण हो जाता है, तो कहीं कोई नौकरी का झांसा देके, कहीं कोई ज़बरदस्ती किसी का रेप हो जाता है। तो जो हमारे देश में जो कानून की जो व्यवस्था है, इतना सख्त कानून होने के बाद भी जैसे स्पेशल कोर्ट्स बनी हैं, पुलिस की स्पेशल टीम्स बनी हैं और इतनी सख्त कानून और कोर्ट होने के बाद भी, ये जो अपराध की जो गति है, ये बढ़ती जा रही है। लोग अपराधी जो बेसिकली मेरा विषय ये है कि अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है? क्यों अपराधियों में कानून का डर नहीं है? इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? मुझे ऐसा लगता है कि कानून तो कड़े बने हुए हैं, लेकिन उनका पूरी तरीके से पालन नहीं होता है और अपराधियों को जल्दी छोड़ दिया जाता है। इसलिए भी महिलाओं के मामले में मतलब सुनवाई नहीं हो पाती है। और ये जो आप बोल रहे हैं रेप या शादी का झांसा देके, मैं इसके लिए लड़कियों को कहना चाहूंगी, लड़कियां हो या महिलाएं हो, कि वो ऐसे संबंधों से बचे और जिसके कारण मतलब रेप या शादी का झांसा देके वो हो जाता है, तो वो किसी भी पुरुष से अगर दोस्ती करती है या रिश्ते रखती है तो उसको सोच समझ के रखे। और जो एक हमारा जो समाज में जो एक शादी के बाद ही ये सब रिलेशन वाला जो रहता है, वो अगर रखे तो ज्यादा सही रहेगा। बेसिकली आपका ये मानना है कि रिश्तों में जल्दबाजी ना करें। जी। अगर किसी के साथ रिश्ते में है, तो थोड़ा पूरा टाइम दें उसको। पूरा मतलब जाँचने परखने के बाद और जीवित अपनी मतलब मान-सम्मान के साथ आगे बढ़ें, ऐसा आपका कहना हाँ, है। जो ये एक सामाजिक व्यवस्था बनी है हमारे यहाँ, जो हमारे हिंदू धर्म में, कि शादी के बाद ही ये सब चीजें होना चाहिए, तो लड़कियों को थोड़ा समझना चाहिए, तो जल्दबाजी ना करके दोस्ती में समझे सोचे, लेकिन यहाँ तक ना आए करके कि उनको बाद में ये केस सब करना पड़े।
राखी मैम, आप भी क्या इस विचार के साथ सहमत हैं कि जो आजकल हम देख रहे हैं अपराधों के संबंध में, तो उस पर आपका क्या उसमें ओपिनियन है कि इसमें पीछे कारण क्या है कि आपका आपके मतलब जो विचार में वो मैं जानना चाहूँगा? मेरा भी यही सोचना होगा कि थोड़ा-सा लड़कियों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि महिलाएँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको खुद ही इस चीज़ का समझ में आ जाता है कि हम सामने वाला हमको किस प्रकार से ना व्यवहार करना चाह रहा होगा, तो मेरा भी यही सोचना है कि करना चाहिए। तो मतलब ये है कि ओवरऑल हमारी बातचीत से ये समझ में आया है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो तो अपराध करने से पहले नहीं डरते या करने के जी, बाद उनको कोई पछतावा नहीं होता। नहीं, लेकिन आपको ये लगता है कि जो हमारी बहन-बेटियाँ हैं, हमारी जो लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बेसिकली आपका ये कहना है कि जो कोई कदम उठाने से पहले या कोई रिश्ता बनाने से पहले उनको अ, पूरी सोच-विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जी। जी, जी, अच्छा, बिल्कुल। और बच्चियों के लिए भी, छोटी जो बच्चियाँ हैं, उनको भी घर वालों को थोड़ा सिखाना चाहिए। बच्चियों की बात मतलब है, जैसे आप छोटी बता रहे हैं बच्चियाँ हैं, कि 6 की जैसे मैं बात जो कर रही हूँ। आजकल कैंपेन चलते हैं कि हाँ, गुड टच, बैड टच, जी, जी। इस बारे में आप बताना चाहेंगे? अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस हाँ, कैंप होना चाहिए। जी। तो जैसे आपने ये सारी बातें बताई कि आपने अपने इस अभी तक के वकालत के करियर में, आप लोग दोनों में जो आपके जो करियर में आपने वकालत के साथ-साथ कई संस्थाओं में भी आप लोग जुड़े हुए हैं। उन संस्थाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो समाज में सुधार के लिए काम करते हैं। चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह की गैर-बराबरी के लिए वो काम करते हैं, उसको रोकने के लिए। तो आप भी जब इन एनजीओज़ में काम करते हैं तो किस तरह के आप अ, मतलब जो कदम उठाते हैं, किस तरह के आप ऐसे काम करते हैं कि जिससे आपको लगता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं? बेसिकली किस तरह के सुधार की आप बात करते हैं अपने एनजीओज़ के माध्यम से? क्योंकि समाज सेवा भी आप लोग करते हैं, तो किस तरह की समाज सेवा है? मेरा ये जानना है आपसे। मेरा ये मानना है कि अगर लोगों को संवैधानिक मूल्यों की जानकारी हो, कि जो महिलाओं के साथ गैर-बराबरी होती है, जो समानता का भाव नहीं रहता, जो स्वतंत्रता जो उनको नहीं मिलती है, उस कारण बहुत सारी हिंसा और प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर लोग संवैधानिक मूल्यों को जानें और मानें और जिए, तो उससे मुझे लग रहा है कि एक नया देखने को परिवेश मिलेगा कि क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी हमारे पास महिलाएँ आती हैं और हम उनसे जब कोई केस की बात करते हैं या कुछ करते हैं, तो उनका पहला प्रश्न यही रहता है कि हम रहेंगे कहाँ? क्योंकि क्या है कि जो माँ-बाप रहते हैं, जो बेटियों की शादी करते हैं, वो भी बाद में शादी के बाद लड़कियों को रखना नहीं चाहते हैं। और वो फिर बोल देते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम जैसे रहना है रहो या जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो महिला इतनी कमज़ोर हो जाती हैं और वो समझ ही नहीं पाती कि अब हम कहाँ जाएँ। तो एक उसके कारण भी वो हिंसा झेलती हैं और दूसरा उनकी आर्थिक परेशान रहती है क्योंकि वो पढ़ी-लिखी नहीं रहती हैं, कहीं काम नहीं कर पाती हैं, जॉब नहीं कर पाती, तो इस कारण भी उनकी बहुत सारी दिक्कत रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उनको माँ-बाप जैसे बेटे को अपने घर में रखते हैं, सँभालते हैं, ऐसे अगर बेटियों की परेशानी आ जाती है, उनको अपने घर में रखें और सँभालें, तो उनको एक नया हौसला मिलेगा, वो कुछ करने में सक्षम रहेंगी। तो समानता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा और बेटी में क्योंकि हम बचपन से जब बेटा और बेटी को पालते हैं तो हम अलग-अलग तरीके से पालते हैं। उनको अलग-अलग खिलौने देते हैं, उनको अलग-अलग चीज़ें सिखाते हैं, लड़के को बाहर जाने देते हैं, लड़की को नहीं जाने देते, तो वो बचपन से ऐसी कमज़ोर हो जाती है और उसको समझ में आ जाता है, उसका अपना दायरा एक बना रहता है, जो उसको लगता है कि ये मेरा दायरा, मेरे को इसमें रहना है। तो बाद में फिर वो फाइट नहीं कर पाती जब उसके साथ हिंसा या कोई प्रॉब्लम होती है। और आज के टाइम में तो आपने देखा है जो हम फैमिली कोर्ट की बात कर रहे हैं, पूरा कोर्ट भरा रहता है इसी चीज़ से कि पुरुष का मतलब कभी 30 साल तो कभी 40 साल तो 50 साल में भी उसका मन हो जाता है कि इसको कोई कहीं और जाना है या कहीं और महिला मिल गई है और उसको अलग रहना है। तो ऐसी स्थिति में महिलाएँ अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब या तो फिर वो सुसाइड कर लेती हैं या फिर वो उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता क्योंकि फैमिली के लोग भी उसको नहीं सँभालते। तो मुझे लग रहा है एक समानता का भाव होना ज़रूरी है कि जब उसके साथ प्रॉब्लम हो, तो घर के मायके वाले उसको सँभाल पाएँ, उसको आगे पढ़ा पाएँ, उसको आगे बढ़ा पाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा और एक स्वतंत्रता क्योंकि हमें बाहर निकलने के लिए नहीं, नहीं तुम लड़की हो, बाहर नहीं तुम्हें जाना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना तो उससे क्या है कि फिर वो कभी हिम्मत नहीं कर पाती है। आज मैं आपको बताऊँ कि मैं अभी अभी जाके क्रिकेट खेलने लगी हूँ। तो मुझे खुद से भी इतना अच्छा फ़ील हो रहा है क्योंकि बचपन में मुझे स्पोर्ट बहुत पसंद था। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं-नहीं जैसे ही 13-14 के वो ने हमारा गेम वेम सब बंद करा दिया, हम स्पोर्ट नहीं खेल पाए।
अभी जाके जब मैं खेल रही हूँ और अभी हम भोपाल कोर्ट की तरफ से राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जब खेलने गए झाबुआ में और हमने उज्जैन को हराया और हम वहां से जीत के आए तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो अभी मेरी ओर से भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां जी, आपको। थैंक यू। तो मतलब कहीं न कहीं महिलाओं को वो अवसर नहीं मिलता है। अवसर अगर उसको मिले तो वो लड़कों से कम नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को भी मौका दिया जाए, उनको भी समानता और न्याय मिले तो वो भी बिल्कुल, बहुत हमारा आगे तक जा हमारा सकती है। संविधान बेसिकली जो उसका मूल आधार है, वो समानता के आधार पे ही है। अवसर की समानता की हमारा संविधान बात करता है, इसलिए हमारा संविधान जो है वो विश्व में सबसे सुंदर संविधान की संज्ञा दी गई है उसको। जी, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे कोर्ट में चुनाव भी होते हैं, तो उसमें महिलाएँ सिर्फ़ 6 उनकी रिज़र्व सीट रहती है, बाकी पुरुषों की शायद 21 है ना? पुरुषों की बहुत ज़्यादा रहती है। महिलाएँ कोर्ट में जितना आती है, उतना भी मतलब पूरा कम ही है मतलब बोलना चाहिए कि अगर 8,000 हमारे वकील हैं, तो उसमें 1 डेढ़ हज़ार महिला हैं। उसमें भी उनको उतना अवसर नहीं मिल पाता है। महिलाओं को मतलब कम आँका जाता है। उनको कहा जाता है कि नहीं-नहीं वो कुछ नहीं कर सकती है या उनको ज़्यादा नहीं आता है करके। तो उनको अवसर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो जो अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो हम देखते हैं न्यायपालिका में और हम देखते हैं हर जिले की, हर तहसील की बार में जो हमारी एसोसिएशंस होती हैं, अभिभाषक संघ होते हैं, तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, क्या आप उस स्थिति से सहमत हैं कि जो अभी जितना प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है, जितना रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को मिल रहा है, क्या वो आपको लगता है वो काफ़ी है महिलाओं के उत्थान के लिए? काफ़ी तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि महिलाएँ तो जिला स्तर से लेके मतलब जिला न्यायालय से लेके उच्चतम न्यायालय तक बहुत बड़ी है। कोर्ट में भी महिला बड़ी है लेकिन मुझे लग रहा है कि और संख्या होना चाहिए, कम मतलब से कम जो 50-50% तो कम से तो कम। उस स्तर तक है ना नहीं पहुँच पा रहे अभी सर्वोच्च न्यायालय में अपने जो महिलाओं का है वो 9.1% है और अपने हाई कोर्ट में लगभग 13 के परसेंट में है जो जजेस की मैं बात कर रही हूँ और अपने जो निचली अदालतें हैं जो अपने उसमें ना करीब 36% में महिलाओं का ही है ना योगदान है तो थोड़ा सा इसका तो बढ़ना चाहिए। मतलब मेरा ये कहना है कि जैसे न्यायपालिका की हम बात कर लेते हैं। अब हम बात स्पेसिफिक मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारे अभिभाषक संघ है, उसमें जो महिलाओं की स्थिति है, यानी महिलाओं को जितना उसमें भागीदारी मिल पा रही है, आपको क्या लग रहा है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए या इतनी ही भागीदारी से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि अभी महिलाओं को इसमें एग्ज़ीक्यूटिव मेंबर्स भी बनाते हैं और पोस्ट पर भी महिलाएँ हमारी कॉन्टेस्ट करती हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि महिलाओं के लिए ज़रूर इसमें और सीट्स मिलनी चाहिए उनको या इतनी सीट्स ही आप लोगों के लिए पर्याप्त है? इसमें हम चाहते हैं कि उनको और सीट मिलना चाहिए। महिला और पुरुष की 50-50% कार्यकारिणी में रहना चाहिए और जो ऊपर पद पे भी है तो सारे पोस्टों पे महिलाएँ नहीं हैं। तो उनको भी मौका दिया जाए, अगर वो इस लायक हैं तो उनको मौका दिया जाए। मात्र एक पोस्ट रिजर्व करी गई है उपाध्यक्ष की। हुँ। अच्छा ऐसा। हाँ, महिला पोस्ट करी गई है बस और तो नहीं। तो आप चाह रहे हैं कि उसमें आपको 50% प्रतिनिधित्व मिले जी, महिलाओं को भी। जी। अच्छा, तो ये तो एक अब हम बार और न्यायपालिका की हमने बात की आपसे महिलाओं की स्थिति पे। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे देश में नए कानून अभी हाल ही में लागू हुए, जो बीएनएस, बीएनएसएस और जो इंडियन भारतीय न्याय संहिता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, बीएसए। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ऑलरेडी हमारे देश में कानून था, देश का सिस्टम चल रहा था, महिलाओं के केस भी चल रहे थे, महिलाओं के जो जो सुविधाएँ कानून में थी वो भी थी। बट आपको क्या ऐसा लगा आपको जो आपने स्टडी की होगी, तो आपको क्या ऐसा दिखा कि नए कानून में महिलाओं के लिए कुछ ऐसा आपको लगा कि जो विशेष हुआ है, जो आपको लगता है जो पहले नहीं था, अभी हुआ है? तो कुछ ऐसा आप देख पा रहे हैं क्या इस नए कानूनों में? बीएनएस में एक अच्छी बात हुई है अध्याय 5 में कि महिलाओं से संबंधित जो अपराध थे, जो अलग-अलग सेक्शन अलग-अलग में थे, बिल्कुल अलग-अलग। हाँ, वो उसको एक एक में उसमें समाहित कर दिया, जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, ये आपने चूँकि मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि आप लोग इसको बहुत अच्छे जानते हैं क्योंकि स्पेसिफिकली आप इस पे काम करते हैं। तो मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो बीएनएस है, बीएनएस में महिला अपराधों को एक एक सेपरेट अध्याय के अंदर समाहित कर दिया है। अब महिलाओं से संबंधित सारे अपराधों के लिए जो प्रावधान है, आपको उस अध्याय में आपको ईज़िली मिल जाएँगे क्योंकि पहले ये होता था कि सारे जो कानून थे, जैसे हम बात करें कि जो दहेज हत्या अलग था, दहेज प्रताड़ना अलग था, ना रेप को लेकर अलग कानून था, अब अबॉर्शन को लेके अलग कानून था।
तो ऐसे कई तरह के महिलाओं की छेड़छाड़ को लेके अलग कानून था, तो अब उसको अलग-अलग ना करके एक अध्याय में कर दिया। तो जी, वो एक महिलाओं के जो संबंध में कानून है, उसको पढ़ने में अब अधिवक्ताओं को नहीं, आम आदमी को भी जो पढ़ते हैं, जो उनको स्टडी करना चाहते हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो ये एक अच्छी चीज़ एक इसको एक अच्छा अच्छा इनिशिएटिव पहल मान है, हाँ, सकते हैं, जी। अच्छी हम पहल मान है। सकते हैं। तो अब मैं आपसे एक लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि चूँकि एक अधिवक्ता के तौर पे जब हम काम करते हैं, तो इसमें कई तरह के हमारे सामने चैलेंजेज़ आते हैं। तो चूँकि आप मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना तो पड़ेगा कि आप एक महिला अधिवक्ता हैं। एक महिला का वर्किंग होना और स्पेशली एक वकील होना, तो अदालत में केस देखना, ऑफिस देखना, फिर घर पे परिवार देखना, तो ये किस तरह से आप मैनेज करते हो? और इस लाइफ में आपको लगा कि कभी ये चीज़ बैरियर बनी, कभी ये चीज़ बाधा बनी आपके जीवन में, आपको अचीव करने में चीज़ों को? क्योंकि परिवार में बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, घर का काम करना है, फिर केसेस देखना है, क्लाइंट को डील करना है। तो एक बहुत बड़ा एक चुनौती के तौर पे हम देखते हैं इसको। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं अपना कहूँ तो जब मैंने बताया कि मेरी बेटी 3 साल की थी, जब स्कूल जाती थी, तब से मैंने पढ़ाई अपनी फिर से स्टार्ट करी। और शाम को रूटीन रहता था कि खाना भी बनाना है लेकिन बच्चों को पढ़ाना भी है और 1 घंटा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उनको पढ़ाना रहता था। और उसमें कोई थकान या परेशानी नहीं होती थी बल्कि अच्छा लगता था कि खुद भी पढ़ रहे हैं और बच्चों को भी साथ में पढ़ा रहे हैं। कभी ट्यूशन उनको नहीं भेजा क्योंकि खुद ट्यूशन भेजने से क्या होता है आपको पता नहीं रहता कि अपने बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मैं जितनी भी माता है वर्किंग है जो भी मैं उनसे कहना चाहूंगी कि खुद से ही अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तब उनको समझ भी एक रहेगी कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। उसके बाद वो वो उनको मैं पढ़ाती रही तो उससे मेरा भी बहुत ज्यादा स्किल मेरी बढ़ती गई और मैं भी खुद आगे बहुत पढ़ती रही और आज मैंने एक बड़ी अपनी मेरी बेटी है जो डॉक्टर है, एमबीबीएस किया है उसने और छोटी मेरी लॉयर है। तो उनको जब वो बनी और मुझे लोगों से इतना सारा मतलब प्रोत्साहन मिला कि अरे वाह आपने मतलब खुद पढ़ते हुए अपनी बेटी को डॉक्टर बना बिल्कुल दिया एक बहुत लॉयर बड़ी उपलब्धि है ये कि हम जी अपने आप को तो स्थापित कर ही रहे हैं, बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनाया, उनको भी सेल्फ जी डिपेंडेंट बनाया और एक और उसके एक बड़े बाद ओहदे मैंने पर जो पहुँचाया। जो मैं कर पाती थी सब मैंने उनको गाड़ी चलाने सिखाने से लेके मतलब फोर व्हीलर चलाना टू व्हीलर चलाना क्योंकि मुझे जो मैं महिलाओं की स्थिति देख रही हूँ खुद में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बेटियों को सक्षम होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उनको अपने घर में जगह भी होना चाहिए कि शादी के बाद ये ना हो कि नहीं अब तुम जाओ अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी उनको परेशानी हो कुछ हो तो आपके घर में भी उनके लिए जगह होना चाहिए। तो ये और मुझे कभी कोई आज भी मैं घर जाती हूँ तो बेटियों के साथ बैठ के खाने के टाइम पे थोड़ा डिस्कस होता है, टीवी देखते हैं, कभी बाहर जाना है तो बाहर भी जाते हैं। उसके साथ-साथ पेरेंट्स का भी ध्यान रखते हैं। तो और कोर्ट का भी हमारा एक शेड्यूल मतलब एकदम टाइट रहता है कि हमें पता रहता है कि क्या-क्या करना है तो उस हिसाब से हम अपना तैयारी करते अच्छा, हैं। नहीं मैनेजमेंट आपका बहुत बढ़िया है कि आप बता रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना, फिर उनको अपने एक ओहदे तक पहुँचाना, उनको एक अच्छी प्रोफ़ेशन में भेजना, फिर आप बता रहे हैं खाना भी साथ में खा लेते हैं आप, क्लाइंट्स को भी देख लेते हैं। तो एक आपका पूरा जो मैनेजमेंट है, बेसिकली जीत का एक कारण वो भी है आपकी कि जो आप अपने जीवन में जो इतना आगे बढ़ पाएँ, एक मैनेजमेंट का ही खेल है। जी। तो आप भी मैडम जो अपने जीवन में आपने पढ़ाई की, एक वकालत में आए, आप भी परिवार आपका मैनेज करते हैं। तो आपकी भी परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की हैं कि आप अपने लाइफ़ में कैसे मेंटेन करते हैं चीज़ों को? मैं भी ऐसे ही मेंटेन कर मेरे मतलब मैं आपको सही बताऊँ तो मेरे ना परिवार को मुझे काफ़ी सहयोग मिला। मेरा एक बेटा और एक बेटी है, दोनों इंजीनियर हैं, कर रहे हैं, ठीक है? और मेरा बेटा ना मेरे साथ ज़्यादा ही मतलब अटैचमेंट है उसका, तो वो मेरे साथ काफ़ी काम करवाता हैगा। तो मैंने ये नहीं करा कि नहीं मैं बेटी को ही करवाऊँगी या बेटे को नहीं कुछ करवाऊँगी, मेरे यहाँ दोनों मिलके काम कर लेते हैं और उनका इतना सपोर्ट रहता है कि मैं फिर वकालत के व्यवसाय में भी आई और ना अपना पूरा काम किया मैंने और आज मैं यहाँ पे एडवोकेसी के साथ-साथ मैं अपना कोर्ट कमिश्नर का भी काम कर रही हूँगी और ये सब उन्हीं के सहयोग से मेरा संभव हो पाया है। तो मिलके हम लोग कर लेते हैं, मैनेज हो जाता है हम लोग का और बहुत अच्छे से हम लोग कर पाते हैं। अच्छा, तो जैसे अब ये तो एक बात रही मैनेजमेंट की। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे अब क्योंकि स्ट्रेसफुल काम है आपका, बहुत लोड रहता है, क्लाइंट भी हैं, घर भी है और मेंटली काफ़ी इसमें स्ट्रेस होता है, बर्डन रहता है। तो हम किस तरह से आप लोग अपने आप को रिफ्रेश करते हैं? किस तरह से आप खुद को चिल करते हैं? क्योंकि अगर माइंड हमारा कूल रहेगा, हम शांत रहेंगे, हम खुश रहेंगे, बेसिकली मेरा ये कहना है खुश रहेंगे और किसी तरह का हमको
लगे, कोई बोझ ना लगे, कोई कोई दबाव ना लगे, तो उसको डील कैसे करते हैं आप? और ऐसा क्या आप एक्टिविटी करते हैं जिससे आप इन सब चीज़ों के साथ मेंटेन कर लेते पोर्ट में तो हम अपना काम जैसे ही खत्म होता है फिर हम फ्रेंड लोगों के साथ चर्चा फ्रेंड्स को हैं? अच्छा, करते हैं चाय और चाय बहुत पे चर्चा होती है फिर चाय आपकी? पे चर्चा चर्चा होती होती है और थोड़ा मस्ती भी। कभी किसी का बर्थडे मनाना है या कभी बाहर जाना है तो वो सब मैनेज कर लेते हैं। जब काम किसी का नहीं रहता तो उस टाइम चले जाते हैं। और घर में भी जाके वही रहता है कि आप बहुत दिन हो गए हैं बाहर नहीं गए हैं तो कभी मूवी देखने चले गए, बाहर चले गए, बच्चों के साथ मस्ती कर ली। तो वैसे हमारा मैनेजमेंट रहता है और फिर हमारे जो कॉलोनी में फ्रेंड है, कभी फुर्सत हुआ तो वहां जाके बैठ के गपशप कर ली और कुछ अच्छी बातें भी कर ली जानकारी की कि एक दूसरे को जानकारी भी हो जाती है तो ऐसे ही हम अपना टाइम। अच्छा, तो मैडम आपका भी इस तरह का शेड्यूल है या जी, आप जी। कुछ और करते नहीं, हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल यही शेड्यूल है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो लोग जहाँ बोलते हैं वहीं घूमने चले जाते हैं और दोस्त तो हैं ही हमारे कोर्ट में। सही बात है, जिनके दोस्त हैं वो तो कभी बोर और कभी हो नहीं अनहैप्पी हो ही सकते। नहीं सकते। तो मैं अब इस एपिसोड को हम लोग यहीं एंड करने वाले हैं, और इस कॉन्वर्सेशन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ डिस्कस करके, बहुत कुछ मेरी खुद की एक जो नॉलेज है उसको बढ़ाने का मौका मिला, खुद की सोच में कहीं न कहीं एक परिवर्तन की ओर मुझे स्टेप बढ़ाने की एक मोटिवेशन मिली। क्योंकि हम जो बातचीत करते हैं उससे बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। तो आप लोगों की इस चर्चा के दौरान मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ बातचीत करके मैंने और आप लोगों से इतने अच्छे विषयों पे बात की, और हमारे दर्शकों को भी, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, और अपनी लाइफ में वो लोग इम्प्लीमेंट करें, तो आई थिंक वो लोग भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँगे। तो मैं आप लोगों को बहुत-बहुत थैंक यू बोलता हूँ, आप लोगों का बहुत-बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे चैनल को टाइम दिया, और मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, और इसी तरह से समाज की और जो आपके क्लाइंट्स हैं उनकी सेवा करते रहें। थैंक यू सो थैंक मच। यू धन्यवाद, विवेक जी। धन्यवाद दीदी। नमस्कार।